तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं गृह विज्ञान। और आपका जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है 25 तारीख को, जो आपका पेपर आएगा गृह विज्ञान सैद्धांतिक करके, मतलब होम साइंस थ्योरी करके पेपर आएगा आपका। तो इसका हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों। आप कह सकते हैं आपका जो पेपर होने वाला है 25 को, उसके रिगार्डिंग कह सकते हैं बहुत ज्यादा बच्चों इस पेपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। और कह सकते हैं 25 मई को, जी हाँ बच्चों, जो 25 मई 2022 को आपका जो पेपर होने वाला है, तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर बनाइए बनाइए वीडियो बनाइए। तो मैं आपकी इतनी डिमांड पर ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। होम साइंस का सैंपल पेपर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं या फिर एक इंपॉर्टेंट पेपर कह सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से और भी पेपर्स चाहिए तो सबसे पहली नंबर बात तो आपको करना है वीडियो को लाइक। जितना ज्यादा इस वीडियो पे लाइक आएगा, ठीक है, तो मैं आपको और पेपर्स बना करके दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी ऑडियंस है हमारी जो होम साइंस का इसी तरह से पेपर चाहती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर ये पहला वीडियो है, इस पे जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा हमारा मतलब मनोबल बढ़ेगा कि और आपके लिए इसी तरह के होम साइंस के पेपर लाए, ठीक है। और जो हमारा पॉलिटिकल का सैंपल पेपर का सीरीज चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आज भी आपको पॉलिटिकल के पेपर्स देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों होम साइंस का आपका सैंपल पेपर किस तरह से आपका पेपर आएगा। जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है पूरा पैटर्न बताऊंगा, और हो सकता है कई क्वेश्चंस इसके अंदर से रिपीट हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना मिस किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं होम साइंस। इसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ देख सकते हैं 064 है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान सैद्धांतिक करके आपका ये पेपर आएगा। हिंदी में आएगा इस तरह से लिख के, और इंग्लिश में आएगा तो आपका होम साइंस थ्योरी करके लिखा हुआ आएगा। ये जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और ये पेपर होगा आपका 35 नंबर का, ठीक है। 35 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। अगर मैं ऊपर चलूं और आपको मैं बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा कुछ इसी तरह से आएगा। मैं पैटर्न दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर जो है सो कि एक सीरीज लिखी हुई रहेगी आपका, यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ रहेगा। जो आपको पेपर मिलता है वो सेट 1 से लेकर के 2, 3, 4 कोई सा भी मिल सकता है। तो मैं आपको ये जो पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 1 करवा रहा हूँ। और उसी हिसाब से अगर आगे मैं बताऊं तो यहाँ पर कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा, और रोल नंबर वगैरह के लिए यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे चलूं तो आप नीचे देखेंगे नोट करके कई सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, कि ये जो पेपर है इसके अंदर 28 मुद्रित पृष्ठ आपको देखने को मिलेगा। मुद्रित पृष्ठ बोले तो छपे हुए पेज इतने देखने को मिलेंगे आपको। और उसके आगे अगर मैं चलूं बच्चों तो थोड़ा और आगे चलते हैं और चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो है नोट करके और चीज लिखा हुआ है कि कृपया जांच कर लीजिए कि इसके अंदर 13 आपको प्रश्न देखने को मिले, यानी कि जो पेपर है इसके अंदर 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आपका होम साइंस का पेपर होने वाला है, और 15 मिनट का टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से जो हमारा सामान्य निर्देश होता है इसको समझिए, कि जो आपका होम साइंस का पेपर आने वाला है, जो होने वाला है कह सकते हैं टर्म 2 का, उसमें आपका जो सामान्य निर्देश है, मतलब कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सामान्य निर्देश में, कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको करना ही करना है। एक्सेप्ट की जो अथवा दिया हुआ रहेगा उसमें आपको एक्सेप्शन रहेगा कि या ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। इस पेपर के अंदर टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होम साइंस का जो आपका पेपर होगा 13 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आपका प्रश्न पत्र है इसको 3 सेक्शंस के अंदर, 3 खंडों के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। हिंदी में बोलूं तो खंड क, खंड ख और खंड ग होगा आपका। जो खंड क होगा आपका, आगे समझिए, खंड क बोले तो सेक्शन ए जो होगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 7 तक है ये सेक्शन ए के अंदर आएगा आपका। और ये जो क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के अंदर, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। उसके बाद अगर हम बात करें खंड ख यानी सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर जो आपका क्वेश्चन होगा ये 8 से लेके 10 तक प्रश्न होंगे। और ये क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के अंदर, आपसे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी बोले तो खंड ग, तो सेक्शन सी में आपसे 11 से लेके 13 तक ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सेक्शन सी के अंदर आएंगे। और ये आपके 4-4 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 4 अंक वाले प्रश्न होंगे, यानी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और बताया गया है कि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब इंटरनली आपको चॉइस देखने को मिलेगा अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है।
एक चीज और बता दूं कि ये जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। दोनों ही मीडियम में मैं आपको ये पेपर करवाने वाला हूं। बेसिकली हिंदी मीडियम में मैं क्या करूंगा, आपको पेपर को समझा दूंगा और उसका आंसर जो है उसको हिंदी मीडियम में समझा दूंगा। जिसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश मीडियम में वो मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से आगे अगर मैं चलूं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करना है इंग्लिश में तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रीड कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अपने पेपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए में, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में लॉन्ड्री में धुलाई प्रक्रिया की दो विशेषताएं आपको बतानी है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन जो है हमारा 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका सेक्शन मतलब पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, यानी खंड कह रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर क वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, क में एक क्वेश्चन पूछेगा और ख में भी एक क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसके क में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राई क्लीनिंग की दुकान से क्या अभिप्राय है। ड्राई क्लीनिंग की दुकान के बारे में आपको बताना है बच्चों। तो देखिए, ड्राई क्लीनिंग की दुकान के बारे में अगर आप बताएं शॉर्ट में, तो घरेलू लीनन के बड़े लेख और कुछ विशेष लेख वाणिज्यिक लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग की दुकानों पर भेजे जाते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल लेवल पे होता है कपड़े वगैरह ये जो चीजें हैं वो तो नॉर्मल लेवल पे साफ सफाई हो जाता है, लेकिन उससे अलग जो चीजें होती हैं कपड़े या अन्य चीजें, तो उसको जो हम लोग ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर भेजते हैं। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे क्या होता है, बड़ी वॉशिंग मशीन का आपको जो है कि चीज चक्र देखने को मिलेगा। इस वॉशिंग मशीन के अंदर 100 किलो या उससे अधिक भार को भी ये संभाल सकता है, इतनी ये कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कपड़े वगैरह धोए जा सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपको जो है सो कि इजीली शॉर्ट में इसका आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला बता रखा है कि ग्राहक इन दुकानों में सफाई के लिए वस्तुओं को ले जाता है और कुछ दिनों बाद जो है तैयार जो माल होता है उसका वो वापस लेकर के आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। शॉर्ट में आंसर लिखना है। यहाँ पर जितना भी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा वो ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कम नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन है तो आपको कम कम शब्दों में आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे चलते हैं, इसी के पहले के ख में मैंने आपको बताया था ना, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट करके क्वेश्चन पूछा है। तो पहले के ख में क्या क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू धुलाई क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, आपका जो लॉन्ड्री होता है उसके बारे में देखा, लेकिन अब पूछ रहा है आपसे कि घरेलू धुलाई क्या होता है। तो घरेलू कपड़े धोने को यहाँ पर आप घरेलू धुलाई कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ पर कई सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कि दैनिक उपयोग के कपड़ों की देखभाल करना होता है। घरेलू वॉशिंग मशीन में एक साइकिल में 5 से 10 किलोग्राम भार होता है, यानी कि घरेलू वॉशिंग मशीन जो होता है ना आपका, उसमें अगर आप कपड़े वगैरह धोएंगे तो एक टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 किलो तक का जो है कि ये सब चीज धो सकते हैं। लेकिन जो आपका पूरा एक दुकान होता है वॉशिंग मशीन वाला कह सकते हैं लॉन्ड्री का, उसके अंदर 100 किलो तक की चीजें वहां पर धुल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और भी कुछ बातें बता रखा है बच्चों। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। उसके बारे में यहाँ पर अगला है ड्राई क्लीनिंग शॉप के बारे में आपको वर्णन करना है या एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग शॉप्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको आंसर अपना लिखना है बच्चों। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो है सो कि ज्यादा से ज्यादा लाइक आता है इस वीडियो पे, तभी हम लोग इस तरह से वीडियोस और लाया करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। आगे इसी के बी पार्ट में देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउस होल्ड लॉन्ड्री जो होता है उसके बारे में बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेली क्लॉथ्स होता है हमारा, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें होती है इसको हम सब लोग धोते हैं। और जो डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन होता है इसमें 5 to 10 kg लोड होता है एक साइकिल के अंदर, यानी एक बार के अंदर। और कुछ इस तरह से अदर चीजें आपको यहाँ पर बता रखा है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि कई बार उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि मतलब करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता बोले तो कस्टमर,
क्योंकि निर्माता सेवा प्रदाता सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि जो चीज बनाई जा रही है, कोई भी चीज बनाई जा रही है, जैसे एक फोन बनाया जा रहा है, ठीक है, तो जो फोन बनाने वाला है, निर्माता है, तो वो सारी चीजें उसमें नहीं डाल सकता। 8 GB रैम, ठीक है, 1 TB का हार्ड डिस्क नहीं डाल सकता। हार्ड डिस्क केवल कंप्यूटर में डलेगा आपका, उसमें रोम डाल सकता है। वो बैटरी उपभोक्ता सोचता है कि, यानी कस्टमर सोचता है काश मेरे फोन में 10,000 mAh का बैटरी होता, लेकिन 10,000 mAh का तो पावर बैंक आता है यार, बैटरी थोड़ी ना हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि या उन्हें धोखा दे सकते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं के सामने आने वाली 4 समस्याओं का उल्लेख करना है। जो कस्टमर कोई भी सामान खरीदता है तो उसके सामने कौन सी 4 समस्याएं आती हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, उपभोक्ताओं के सामने आने वाली जो कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि घटिया खराब गुणवत्ता वाले सामान मिल जाता है, एकदम खराब से खराब क्वालिटी का सामान मिल जाता है कई बार हमें खरीदते वक्त। कोई सामान हम खरीदते, मान लीजिए कोई खाने का सामान खरीदा तो उसमें मिलावट देखने को मिलती है। ऊंची कीमतें रहती है। एक तो ये भी समस्या होती है ना कि कोई सामान हम खरीदने जाए अच्छा सामान, तो उसके अंदर जो कीमतें हैं वो ऊंची आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उपभोक्ताओं का जानकारी का अभाव रहता है। तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आप पॉइंट्स देख सकते हैं, दे रखा है। तो शॉर्ट है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। 2 नंबर के लायक 3-4 पॉइंट भी लिख देंगे ना तो बहुत है, आपका 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो यहाँ पर यही है कि मैनी टाइम्स कस्टमर फेस प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछेगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, ठीक है। और इसका जो आंसर आपको लिखना है कुछ इस टाइप से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से 3-4 पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए अपने दिमाग में, जो कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से आंसर कर सके बच्चों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का भी वही सीन है कि तीसरे में भी क बना दिया है और ख बना दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ए में भी क्वेश्चन है इसमें और बी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें तीसरे का जो क है यानी ए है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस परिधान का नाम लिखिए जो पिछले लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है और विशेष रूप से यह किसके लिए बनाए गए थे। तो उसका नाम है डेनिम और मजदूरों के लिए खास तौर पर ये बनाए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैशन और फेड्स में एक अंतर बताना है आपको। तो देखिए, फैशन क्या होता है ना, यह सबसे अधिक शैली या मतलब कह सकते हैं एक निश्चित समय में लोकप्रिय होता है ये चीज फैशन, ठीक है। उदाहरण के लिए सूट का फैशन चलता है, स्कर्ट का फैशन चलता है, ब्लाउज आदि का फैशन चलता है, तो ये फैशन हो गया हमारा, ठीक है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली शैलियों में से एक होता है, ठीक है। और उसी के बाद अगर हम बात करें फेड्स की, तो ये क्या होता है, ये फैशन में वे एक ही समय में आते हैं और चले जाते हैं। फैशन की बात बता रहा है कि वो एक ही समय में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो फेड्स होता है ना, ये लंबे समय तक उपभोक्ताओं का ध्यान खींचने के लिए उनके पास डिजाइन की ताकत का अभाव है। उदाहरण के लिए हॉट पैंट, बैगी पैंट आदि ये सब चीज होता है। यानी कि फैशन तो एक टाइम के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन फेड्स वगैरह जो होता है ना, ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर ये पूछ रहा है जो ए में हमने किया था वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरह से। आंसर आपको डेनिम लिखना है और स्पेशली मेड फॉर लेबर्स, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरे में जो अभी हमने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिव वन डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड फेड्स जो था वो। तो फैशन क्या होता है, ये आपका कुछ टाइम के लिए आता है और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सूट का फैशन आता है, स्कर्ट का फैशन आता है, इस तरह से, ठीक है। और फेड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेड्स के लिए इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला हम लोग इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, चॉइस में क्वेश्चन की अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, कि एक फैशन डिजाइनर और फैशन व्यापारी में कौन से 2 ज्ञान और कौशल अवश्य होने चाहिए। यानी कि एक जो फैशन डिजाइनर होता है और एक फैशन का व्यापारी होता है, ठीक है, उनमें दोनों ही लोगों के अंदर, दोनों बंदों के अंदर कौन से 2 ज्ञान होने चाहिए, क्या 2 नॉलेज होना चाहिए और कोई 2 स्किल के बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों कि फैशन डिजाइनर और फैशन व्यापारियों की जरूरत क्या क्या है। कि फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजिंग में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, एसोसिएट या बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए उसके पास, ठीक है। फैशन डिजाइनर के बारे में बता रहा है।
और उसके बाद अगला है कि 2 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम जो उदार कलाओं को मिलता है फैशन की व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ते हैं ये चीजें। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बता रखा है अगला कि एक फैशन डिजाइनर और फैशन व्यापारी के आवश्यक कौशल और क्षमताएं। ये तो कौशल और क्षमताओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि पूर्वानुमान क्षमता होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी चीज करने से पहले उसको पहले ही अंदाजा लगा दे कि भाई ये चीज हम नया स्टाइल बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज सफल होगा कि नहीं होगा। विश्लेषणात्मक क्षमता होना चाहिए कि वो एनालाइज कर सके चीजों का कि ये फैशन चलेगा कि नहीं चलेगा, बाजार में मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। संचार का कौशल होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। एक चीज मैं यहीं पर आपको मतलब बता देता हूँ कि जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था 2019 में, ठीक है, तब मेरे पास ये जो होम साइंस का सब्जेक्ट है ये नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि कह सकते हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं। और अब हमारी इतनी क्षमता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, हम यहाँ तक कि मैथ्स भी करा सकते हैं, बस आपकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो बाकी मैं अपना 100% दूंगा आपको, जितना भी मुझे आता है उतना मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बस आप अपनी तरफ से भी पूरा एफर्ट लगाइएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि विच टू नॉलेज एंड स्किल्स अ फैशन डिजाइनर एंड अ फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट हैव, मतलब होने चाहिए उनके पास। तो फैशन डिजाइनर एंड फैशन मर्चेंडाइजर नीड्स, क्या जरूरत है उनकी, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए, एसोसिएट अब बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्रोग्राम्स के अंदर, फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग के अंदर। ठीक है, 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम कर रखा हो, ये कंबाइंड लिबरल आर्ट्स विद फैशन एंड बिजनेस कोर्सेज होते हैं, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये इनकी जरूरतें हैं। अब स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड क्या क्या है इसके अंदर, फैशन डिजाइनर और फैशन मर्चेंडाइजर के अंदर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि फोरकास्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, एनालाइज वो कर सके, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे फैशन चलेगा कि नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का कारण आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का क है आपका कि प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। तो इसका कारण बताना है कि जो प्रेस होता है ना, हमारा मीडिया वगैरह होता है, तो इसकी शक्ति, जो इसकी पावर को हम लोग नकार नहीं सकते कि भाई कम पावर वाले होते हैं। तो क्यों भाई, तो समझिए इसको। प्रेस लोकतांत्रिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, पत्रकार और जो पत्रकार लोग होते हैं ना, उनकी सफलता की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, इस तरह से जिन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, नई तरीकों की कोशिश की, मतलब नए नए तरीके खोजने की और समाज की मदद की है। हालांकि यह बहुत कम अच्छे उदाहरणों तक सीमित है, यह सतत शिक्षा का माध्यम है। तो इस तरह से आपको प्रेस की जो शक्तियां हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपको 2 नंबर के लायक लिख देना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें रिपोर्ट पेश करता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग चले तो चौथे के ख में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि स्वनियोजित महिला संघ द्वारा जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT जो है आपका, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो स्वनियोजित महिला संघ है, इसके द्वारा जो जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पे होता है ना, महिलाओं को ताकतवर बनाने, उनको सक्षम बनाने के लिए जो सूचना और संचार है यानी कि टेक्नोलॉजी है हमारा, इस सब चीजों का अच्छे ढंग से यूज किया गया है। इनके द्वारा, किसके द्वारा, स्वनियोजित महिला संघ के द्वारा ग्राउंड लेवल पे कैसे यूज किया गया है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस चीज को भी समझिए बच्चों कैसे यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए कि ICT का उपयोग लोगों को सूचित करने के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य है टेली सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना। ICT को जमीनी स्तर के सदस्यों की लगातार बढ़ती संख्या को सशक्त बनाने के लिए एक उपकरण बनाने की दृष्टि से, ठीक है, देश में कुछ परियोजनाएं शुरू की गई है।
स्वसेवी स्वरोजगार महिलाएं संघ कह सकते हैं, उनमें से एक है। अब यह अब ऐसे कार्यक्रम चलाता है जो कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेलीविजन, फैशन, मशीन, मोबाइल के उपयोग में महिलाओं की क्षमता का विकास करे। देखिए बच्चों, ये इस तरह से आपका इसका यहाँ पे आंसर लिखना था और बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके टर्म 2 में रिपीट हो। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। उसके बाद आगे चले तो कुछ और चीजें हैं, 2 नंबर के लायक आपको लिखना है बेसिकली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, यानी इनके लिए कारण देना है क्यों द पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड, यानी कि जो प्रेस की जो ताकत है उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है कि जैसे प्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, उसको डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये है आपके सामने बच्चों, आपके समक्ष, ये आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी के अगले में जो क्वेश्चन पूछा था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हैज बीन effectively used by self-employed women's association to empower women at the grassroots level। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर इसका देना है यहाँ पर। ठीक है, आईसीटी इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, नीचे इसका आंसर और आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टीना एक फैशन डिजाइन प्रशिक्षक है। ठीक है, वह अपने छात्रों को डिजाइन के 4 तत्वों के उपयोग के बारे में बताना चाहती है। इस संदर्भ में प्रत्येक तत्वों के विषय में संक्षिप्त विवरण देना है। यानी कि एक टीना नाम का कह सकते हैं फैशन डिजाइनर की प्रशिक्षक है, एक तरह से ट्रेनर कह सकते हैं। ठीक है, वो उसके जो छात्र है ना, स्टूडेंट्स है, उनको डिजाइन जो होता है ना उसके 4 तत्व, 4 अलग अलग फैक्टर्स के बारे में कैसे उपयोग होता है इन सब के बारे में बताना चाहती है। इस संदर्भ में प्रत्येक तत्वों के विषय में आपको संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, तो नीचे चले तो आंसर आपको इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन के तत्व, कला के उपकरण, ये है आपके सामने। रंग होता है एक तो डिजाइन में, बनावट होती है, उसका रेखा होता है, उसका आकार या रूप होता है। तो इसके अंदर आप में से मतलब संक्षिप्त में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। अब आगे चलते हैं। अगला यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाता है। ये रहा आंसर आपके सामने कि डिजाइन में कलर होता है, टेक्सचर होता है, लाइन होता है, शेप और जो फॉर्म वगैरह होता है, विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच, यानी कि संक्षिप्त में आपको बताना है इनका। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। उसके आगे चले बच्चों तो इसी के अथवा में चॉइस में क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए नीचे जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में समझ लेते हैं। नीचे में क्वेश्चन आपका क्या पूछा है यहाँ पर कि रजत को हाल में ही विदेश से चादरों की बधाई और रंगाई का एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, चादरों की जो बधाई बोली है मैंने, बंधाई का, यानी कि चादर जो होता है ना उनको बांधने का और इस तरह से रंग करने का ऑर्डर मिला है। ठीक है, उसे पैटर्न शेड कार्ड के बारे में बताइए, मतलब जो पैटर्न शेड कार्ड होता है ना उसके बारे में बताइए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस शेड कार्ड के उपयोग की व्याख्या करिए। तो पैटर्न शेड कार्ड होता होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस तरह से उत्तर आप लिखेंगे कि पैटर्न शेड कार्ड अलग अलग तीव्रता में सभी संभावित रंग कह सकते हैं और अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। ये जो इस तरह का शेड कार्ड होता होगा, इस तरह से होता होगा जिस जो कि एक आप कह सकते हैं अलग अलग रंगों में दिखाया जाता होगा, अलग अलग तरीकों से। प्रत्येक को एक कोड नंबर दिया जाता है। जितने भी हमारे ये शेड कार्ड होते हैं ना इनको एक कोड नंबर दिया जाता है, जैसे हमारे फोन में IMEI नंबर होता है ना उसी टाइप से, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है। मतलब जो कह सकते हैं ये जो नंबर होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड होता है। यह फैशन पूर्वानुमान में मदद करता है और जब उत्पादों के लिए विदेशी भूमि में ऑर्डर दिए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज भेजते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते थे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे यहाँ पर, अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन ये वाला आता है तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर बच्चों, इस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 नंबर के लिए कि जन सेवा
उद्घोषणा का क्या अर्थ होता है और विकास संचार में इसकी भूमिका जो है आपको स्पष्ट करनी है। तो देखिए जन सेवा कह लीजिए, लोक सेवा कह लीजिए, लोक सेवा घोषणाएं पीएसए कार्यक्रमों के बीच संक्षिप्त 10 से 60 सेकंड के जो हमारे संदेश होते हैं ना, आमतौर पर जिंगल के रूप में जाने जाते हैं। देखिए जो हमारे जिंगल होता है, आपने जैसे वो सुना होगा कि आइए आइए मतदाता सूची बनाइए, या हमारे यहाँ पे एक नई दुकान खुली है, ठीक है, वो जो रिक्शा उक्सा पे टेम्पो वेम्पो पे लेकर नहीं चल रहे होते हैं, 10 से 60 सेकंड का यानी 1 मिनट तक का एक जिंगल होता है जिसमें बोलते हैं बंगाली बाबा की दुकान खुली है, आइए आइए आइए, ठीक है, वो चलता रहता है, आप अपने घर के आसपास देखते होंगे। या फिर हमारे यहाँ केजरीवाल दोबारा से केजरीवाल, ऐसे टाइप का जिंगल उंगल बजता होगा। आई तो इसको मतलब जिंगल बोलते हैं। ये होता है ना 10 से 60 सेकंड का होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वे कार्रवाई के लिए जानकारी या सुझाव प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो चीजें होती है ना, ये या तो इंफॉर्मेशन या फिर आपको एक सजेशन देंगे। ये मूल रूप से किसी विचार या जनता की भलाई के लिए एक संदेश, जैसे यातायात नियमों का पालन करे या तंबाकू को ना कहे आदि के विज्ञापन है। यानी कि जो जिंगल होता है, ज्यादातर आप ये भी देखते होंगे कि भाई आप ये जिंगल ज्यादातर सुनोगे कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तंबाकू को आज ही करे ना, ठीक है। तो ये 10 से 60 सेकंड तक के हो सकते हैं, ये स्पीकर वगैरह में बजाए जाते हैं। ये आमतौर पर अपने आकर्षण जो नारा होता है और बार बार प्रसारण के कारण काफी प्रभावी पाए जाते हैं, यानी कि बार बार इनको रिपीट करके बजाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि व्हाट इज मीन बाय पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, इलेबरेट करना है इसका रोल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको इसका आंसर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आंसर इस तरह से लिखना है। थोड़े क्वेश्चंस अलग टाइप के होंगे, लेकिन अगर आपके पास होम साइंस है तो आप बिल्कुल इजीली समझ पा रहे होंगे। और बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ ये बात, वीडियो क्योंकि आपके लिए कई कह सकते हैं कई कई गुना इंपॉर्टेंट है वीडियो, ठीक है। क्योंकि कह सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं आपके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन की होटल और मोटल में अंतर बताना है, और एक सैरगाह जो होता है ना, रिजॉर्ट, पर्यटकों को कैसे आकर्षित करता है। तो देखिए होटल क्या होता है ना, एक कह सकते हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान होता है जो अपने मेहमानों को ठहरने, भोजन करने और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। एक तरह का ये होटल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, ठहर सकते हैं, सेवा प्रदान करता है। लेकिन जो मोटल होता है, मोटल क्या होता है आपका, मोटल के बारे में समझिए कि मोटल होटल जैसी सेवाएं प्रदान करता है और कमरों के पास या पार्किंग स्थल में खुलने वाले कमरों के दरवाजे के पास पार्किंग की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा विशेष तौर पे आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप मोटल को समझ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिजॉर्ट की, तो रिजॉर्ट अपने अवकाश आकर्षण के लिए जाना जाता है। यह सुविधाओं और खेल गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और यह कुल छुट्टी का अनुभव देता है। मतलब ये पूरी छुट्टी का एक्सपीरियंस देगा कि आप मतलब रियलिटी में छुट्टी पे आए हैं। रिजॉर्ट बिल्कुल ही अलग होता है, आपका होटल मोटल से अलग होता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें अंतर कर सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन होटल एंड मोटल, हाउ डज अ रिजॉर्ट अट्रैक्ट द टूरिस्ट। तो आंसर इस तरह से लिखना है आपको। होटल के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपका होटल हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, ये मोटल के बारे में आपको बता रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मोटल के बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें रिजॉर्ट की, तो रिजॉर्ट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजॉर्ट इज नोन फॉर इट्स, जो इसका अट्रैक्शन होता है हमारा, इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। इसमें आपसे जो है सो कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग इस सेक्शन के क्वेश्चन। तो देखिए सेक्शन बी का, जिसको हिंदी में आप खंड बी बोलते हैं, उसका पहला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें में जो हमारा ए है, बोले तो क है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो विकास संचार का एक लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम है। इस कथन के समर्थन में 4 कारण आपको देने हैं। तो देखिए रेडियो के बारे में आपको जितनी अच्छी चीजें आती हैं, जितना समझ में आता है, इसमें आपको बता देना है कि रेडियो कैसे एक अच्छा माध्यम है, जैसे कि अन्य जो हमारे माध्यम है उनकी तुलना में ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारी बातें आप यहाँ पर
लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ इसका आंसर लिखने का तरीका कैसे लिखना है आपको, कि सबसे सस्ता तरीका है तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है रेडियो आज के टाइम पे, जाहिर सी बात है। ये एक गतिशील माध्यम है और काम या विश्राम के समय श्रोता के साथ चल सकता है, ठीक है। यानी कि काम कर रहे हो या विश्राम आराम आराम कर रहे हो तो आपके साथ ही चल सकता है, मतलब आप इसको सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसका उपयोग अधिक लोग जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से खराब साक्षरता स्तर वाले लोगों तक। यानी कि अगर आप देखेंगे बिहार, यूपी ऐसे जगहों पे भी रेडियो आज के टाइम पे बहुत चलता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो भी रेडियो माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज इसमें रेडियो जो माध्यम है उसकी खासियत आपको बताना है, श्रव्य माध्यमों में जो हमारा रेडियो आता है उसके बारे में। उसके बाद आगे हम बात करें तो देखिए रेडियो में आप कार्यक्रम सुन सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 नंबर के लायक आप इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो इसी के आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सामुदायिक रेडियो के कोई 2 उदाहरण आपको बताइए। सामुदायिक रेडियो के 2 उदाहरण है आपका वन स्थली विद्यापीठ राजस्थान और दूसरा आपका स्वरोजगार महिला संघ सेवा गुजरात। तो ये 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। वही अगर हम आगे चले तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में अगर आपसे पूछेगा तो रेडियो इज अ पॉपुलर एंड पावरफुल मीडियम ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन गिव 4 रीजंस, 4 रीजन सॉरी बताने थे, मैंने 3 बोल दिया आपको, डायरेक्टली उसमें 4 पूछा था। तो रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, तो इसको मतलब स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए 4 रीजन बताने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेडियो इज मोस्ट पॉपुलर जो कन्वीनियंट मास मीडिया, यहाँ पर आप कह सकते हैं चीप है और अवेलेबल है ये लो कॉस्ट में, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, कोई 4 आपको बताना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्टेट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी रेडियो, तो कम्युनिटी में कौन से रेडियो यहाँ पर सुने जाते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कोई 2 आपको यहाँ पर बता देना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में हमसे या कह लीजिए चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ध्यान से समझिए कि आपके विद्यालय में आयोजित एक करियर प्रदर्शनी में आपके विकास संचार पत्रकारिता DCJ में करियर के अवसरों और विकास संचार पत्रकार के लिए आवश्यक कौशलों के बारे में सीखा है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कुछ बातें बताई हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अथवा में जो क है कि DCJ पेशेवर बनने के लिए किन्हीं 4 आवश्यक जो हमारे पास स्किल्स होने चाहिए उसके बारे में आपको बताइए। DCJ क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझिए, विकास संचार और पत्रकारिता में करियर के लिए आवश्यक कौशल हमारे पास ये होने चाहिए, संज्ञानता होने चाहिए, ठीक है, कौशल होना चाहिए, तकनीक का यानी कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कैमरा तकनीक कैसे होता है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रस्तुति कौशल, सुचारू और मनोरंजन कार्यक्रम कैसे होते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रश्न की क्षमता की किसी भी मुद्दे की बारीकी से कैसे जांच की जाती है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। कोई भी 4 आपको बता देने थे। अब उसके बाद है कि इस क्षेत्र में 2 करियर विकल्पों की सूचना बनाइए। ये जो क्षेत्र है इसमें क्या करियर विकल्प हो सकते हैं, तो विकास पत्रकार बन सकते हैं, अनुसंधान विद्वान बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं आप अगर इसमें कर लिया तो, संगठनों के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं आप, किसी के एडवाइजर बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 आपको बता देना था। यही क्वेश्चन आपसे क में इस तरह से पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं DCJ के बारे में और इस तरह से एक्सप्लेन करना है, आप ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोई 4 आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का स्किल होना चाहिए आपको, DCJ इस तरह से करना है तो, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ये क्वेश्चन का आंसर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अगला कि आपको लिस्ट बनाना है 2 कैरियर ऑप्शन अवेलेबल इन दिस फील्ड। DCJ जो है इस फील्ड में 2 करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, रिसर्चर वगैरह होते हैं ना जो हमारे, वो बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों की धुलाई मशीन में जल निष्कर्षण यानी कि निकालने की प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों की सूचना बनाइए
सूची बनाइए, सॉरी, जो हमारा धुलाई मशीन होता है, बोले तो वॉशिंग मशीन, उसके अंदर से जो पानी निकाला जाता है ना, तो उसकी कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है, और प्रत्येक को विस्तार से समझाना है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं बच्चों। देखिए, जल निकासी धोने के चरण के बाद और चक्र के प्रत्येक कुल्ला चरण के बाद पानी निकाला जाता है। यह 3 तरीकों से किया जा सकता है। पानी हम लोग कैसे वॉशिंग मशीन से निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए। पहला, कताई 300 चक्कर प्रति मिनट आरपीएम से अधिक गति से घूमने से एक अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है जो कपड़ों से पानी निकालता है। यह पानी पंप द्वारा नाले में छोड़ा जाता है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए, ठीक है, कैसे पानी निकाल सकते हैं। नीचे की नाली के द्वारा छिद्रित टब वाली मशीनें धोने के चरण के अंत में और फिर कुल्ला प्रक्रिया के अंत में रुक जाती हैं। मशीनों के टब में भरा पानी नीचे से होकर निकलता है। नाली की अवधि के अंत में टब तेजी से घूमता है जिससे कपड़ों से बचा हुआ पानी निकल जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है आपका स्पिनिंग और बाइम ट्रेंड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके द्वारा कुछ मशीनें बिना रुके नीचे निकल जाती हैं, यानी स्पिन पीरियड के दौरान बॉटम ड्रेनिंग होती है। मशीनों से पानी निकालने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसे पानी में जो जमी गंदगी है उसे भी निकाला जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 प्रक्रिया, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो लिस्ट आपको करना है डिफरेंट मेथड्स एक्सट्रैक्ट करने का वॉशिंग मशीन से। इस तरह से हमारा जो पानी होता है इस तरह से, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में आंसर अपना लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने ये रहा आंसर। अगर नीचे चलूँ तो थर्ड पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 10वें के क में पूछ रखा है कि फैशन उद्योग में खुदरा संगठन फैशन की दुनिया को जो डिजाइनरों के शोरूम से खुदरा दुकानों तक और फिर उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचाते हैं। फैशन खुदरा व्यवसाय के संगठन का प्रवाह चित्र बनाइए और इसके 3 प्रकारों का नाम लिखिए। तो देखिए, फैशन खुदरा संगठन का प्रकार कैसे होता है। पहले हमारा फैशन रिटेलर बिजनेसेस आते हैं, फिर स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं, फिर डिपार्टमेंटल स्केल के जो बिजनेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले क्या होगा कि जो हमारा फैशन का रिटेलर्स का बिजनेस होगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के जो स्टोर्स होते हैं वो आते हैं, फिर आता है हमारा चेन स्टोर्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक चित्र बना के, एक डायग्राम बना के आपको समझाना है बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रखा था। उसके बारे में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बता भी रखा है कि स्मॉल स्केल, यहाँ पर आप देखिए स्मॉल जो हमारा स्किल यूनिट स्टोर होता है ये पड़ोस की दुकान है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है ये अलग अलग सेक्शन से मिलकर बनता है, और चेन स्टोर एक होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है कि एक बड़े फैशन रिटेल स्टोर में कौन से प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि एक जो हमारा बड़ा फैशन रिटेल स्टोर होता है, इसमें अगर ये काम करने हैं, देखिए आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये कामों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जैसे कि विक्रय के लिए, कोई भी सामान बेचने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो जिम्मेदार होता है बच्चों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग जो हमारा डिवीजन होता है वो जिम्मेदार होता है। फिर दृश्य व्यापार, यानी कि जो एक तरह से मार्केटिंग की जाती है ना, आपको दिखा करके मार्केटिंग की जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है आपका सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन जिम्मेदार होता है। और उसके बाद अगला है सुविधाओं का रखरखाव किसके लिए किसका जिम्मेदारी होता है, तो ये होता है परिचालन प्रभाग का जिम्मेदारी होता है। तो इस तरह से आपको आंसर इसका लिखना है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 3 है आपके सामने और इन तीनों की जिम्मेदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी होती है। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, और वही आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। और बी में जो क्वेश्चन पूछा था इस तरह से, ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है। सेलिंग का जिम्मेदारी होता है मेजर डिवीजन का। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का जो जिम्मेदारी होता है ये मर्चेंडाइजिंग डिवीजन का होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ये नहीं है हमारा मेजर डिवीजन, हटाइए इसको। सेलिंग होता है इसके लिए, ठीक है, फिर ये होता है हमारा इसके लिए, फिर ये होता है हमारा इसके लिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं।
आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में अब हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि आपकी माँ को आपके भाई की शादी के लिए एक शुद्ध रेशमी साड़ी और एक सोने की अंगूठी खरीदना चाहती हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों वस्तुओं को खरीदते समय उन्हें किन दो मानकीकृत चिन्हों का, यानी कि क्या जो सिंबल्स होता है उनका जांच करना चाहिए। दोनों मानकीकृत चिन्हों के चित्र बनाकर दर्शाने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर, देखिए शुद्ध रेशमी साड़ी और सोने की अंगूठी पर मानकृत निशान सिल्क मार्क होता है। शुद्ध रेशम के आश्वासन के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन लेबल लगा हुआ होता है। और जो हॉलमार्क का निशान होता है धातुओं, जैसे कि जो हमारा लैटिन होता है, चांदी होता है, सोना होता है, इन वस्तुओं पर हॉलमार्क का निशान होता है। अगर मैं इन निशानों की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्क मार्क इंडिया, ये साड़ी उड़ी पे होता है आपका। हॉलमार्क का ये जो होता है 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, ये आपका सोने वगैरह पे होता है, ताकि बंदों को भरोसा हो जाए, लोगों को भरोसा हो जाए कि ये सही चीज है, आपका ब्रांडेड चीज है। और उसके बाद अगला है हमारा यहाँ पर, देखिए इसी के बी में पूछा है कि मानकीकृत चिन्ह उपभोक्ताओं को किस प्रकार सहायता करते हैं। तो देखिए ये जो चिन्ह होते हैं ना, उपभोक्ता को जो क्वालिटी होता है, उसकी शुद्धता होती है, उसको सुनिश्चित करने में कि हाँ ये चीज ठीक है, तो इससे जो कस्टमर होता है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरह से सहायता करते हैं। और वही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है कि आपकी मदर जो है ये चीजें खरीदना चाहती है, तो ये सारी चीजें क्या चीज उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों, ये आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और उसके बाद अगर मैं लोगों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सिल्क मार्क इंडिया इस तरह से करके है, फिर ज्वेलरी का है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चले तो अगला हमारा यहाँ पर देखिए हाउ डज स्टैंडर्ड मार्क हेल्प द कस्टमर्स, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 12वें क्वेश्चन में। 12वें के क में पूछ रहा है कि मुनसेल रंग चक्र के संदर्भ में रंगों को कैसे विभाजित किया जाता है, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि मुनसेल के जो कलर होते हैं व्हील के अनुसार रंग 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक रंग किसी अन्य वस्तु को मिलाकर निर्मित नहीं किया जा सकता है, जैसे लाल, पीला और नीला। द्वितीय रंग जो होता है 2 प्राथमिक रंगों नारंगी, हरा और बैंगनी को मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद आगे चले तो तीसरा जो रंग होता है हमारा, या माध्यमिक जिसको आप कह सकते हैं, मध्यवर्ती जिसको आप कह सकते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाया जाता है, जो रंग के पहिए पर एक दूसरे से सेट होते हैं। उदाहरण के लिए लाल नारंगी, पीला नारंगी और पीला हरा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। अगर नीचे चलूं तो मैं आपको दिखाऊं तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। रंग का पहिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये डायग्राम बना करके यहाँ दिखाया हुआ है। इस तरह से आपको बना करके दिखाना भी है, ठीक है। तो आप देखते चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यही इसी के ख में क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ आप देख सकते हैं कि अवर्णी सुमेल में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अक्रोमेटिक जो सद्भाव केवल न्यूट्रॉन का उपयोग होता है, जैसे कि काले और सफेद जो रंग होते हैं ना उनको संयोजित करके इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपसे जो इस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे, ये क्वेश्चन आपसे इसका देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंग्लिश वर्जन में पूछा है आपसे, और इंग्लिश वर्जन में इस तरह से आंसर आपको देना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर देना है। कलर व्हील जो भी है आपका, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है कि पूरा का पूरा ये डायग्राम है जो आपको बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच कलर आर यूज्ड इन अर्थमेटिक हार्मोनी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे इसी के अथवा में एक क्वेश्चन अब हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपनी पोशाक में महत्व कैसे सर्जित कर सकते हैं, 2 उदाहरणों के साथ समझाइए और चित्र द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो मतलब हम अपनी पोशाक को कैसे एक तरह से ठीक बना सकते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में होगा बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए अपने पहनावे पर जोर देने के 2 तरीके हो सकते हैं। कढ़ाई कर सकते हैं, फीता हो सकता है, बटन अच्छा कर सकते हैं, ये ताम झाम आदि से गर्दन पर जोर होता है, ठीक है। कढ़ाई, लेंस, बेल्ट, ताम झाम आदि से कमर पर जोर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई, फीता, कफ, ताम झाम जो होता है ना आदि द्वारा
आस्तीन पर जोर होता है। इसके बाद जो होता है कढ़ाई, लेंस, तामझाम आदि द्वारा हेमलाइन पर जोर होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र की सहायता से साड़ी और ब्लाउज में आवर्तित दशाओं के बारे में कोई दो तरीकों को समझाइए। देखिए, साड़ी और ब्लाउज में लय बनाने के दो तरीके, साड़ी और ब्लाउज में लय बनाने के दो तरीके बताने हैं। तो पुनरावृत्ति साड़ी या ब्लाउज में कढ़ाई, फीता, बटन, पाइपिंग, रंग आदि को दोहराना होता है। फिर इस तरह से ग्रेडेशन होता है हमारा, फिर विकिरण होता है हमारा, फिर समानांतरवाद होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर आपसे यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना होगा बच्चों। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और वही इसके आगे अगर हम बात करें तो दूसरा वाला जो हमने बी वाला भी क्वेश्चन करा, तो इसको इस तरह से आपको करना होगा। ये क्वेश्चन था आपका, ये आंसर आपको इस तरह से लिखना होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है। आगे चले तो 13वां क्वेश्चन है हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कि तेजपाल को एक होटल के फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में बेल कैप्टन नियुक्त किया गया है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि उसके अधीन कौन जो काम करेगा, मतलब वो कौन कौन से काम करेगा और वह किसको रिपोर्ट करेगा। तो इसका उत्तर समझिए कि बेल बॉय जो होता है उसके अधीन होंगे बेल कप्तान, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को ये रिपोर्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बेल कप्तान के रूप में उसे दो कर्तव्य बताइए, मतलब उसके दो कर्तव्य आपको बताना, दो काम क्या है आपका। तो पहला आपका लॉबी में सभी जो बंदीदारी सेवाओं का आयोजन, जो भी लॉबी की जो सेवाएं हैं उनका आयोजन करना, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, चेक इन चेक आउट करना के दौरान सभी सामानों की आवाजाही की निगरानी करना। तो ये सारी चीजें करना बेल कप्तान का कार्य होता है एक तरह से। फ्रंट ऑफिस के कोई दो कार्य आपको लिखने हैं। तो देखिए, मेहमानों का स्वागत करना, उनसे मिलना और उनका अभिवादन करना। कोई भी गेस्ट आता है तो कमरे की उपलब्धता की आरक्षण स्थिति को व्यवस्थित करना कि भाई रिजर्व है कोई कमरा कि आपको दिया जा सकता है। मेहमानों का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना एक तरह से। कमरों का आवंटन करना कि भाई आपको ये कमरा दिया जाता है, आपको ये कमरा दिया जाता है। चेक इन और चेक आउट करते समय पोस्टर सेवाओं आदि का रिकॉर्ड रखना कि भाई चेक इन कर रहे हो, चेक आउट कर रहे हो, तो सारी चीजें समझना, वहां पर समझाना, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेजपाल हैज गॉट अपॉइंटेड एज अ बेल कैप्टन इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल। तो इसके जो इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरह से देने हैं। तीनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देखिए तीनों क्वेश्चन के आंसर इस तरह से आपको देने हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार से हमारे जो होम साइंस का ये जो सैंपल पेपर था वो समाप्त होता है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो आपका 25 मई को पेपर होने वाला है, 25 मई 2022 को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पेपर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। ऑल पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो हमारे चैनल पर नई वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। हालांकि मेरे पास होम साइंस नहीं था, लेकिन मैंने 100% दिया है आपको समझाने के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।